आज की चर्चा का विषय हमारा होने वाला है संविधान। व्यवस्था बनानी नहीं है, अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसको समझना है, उसके अनुरूप खुद को ढाल के जीना है। क्यों संविधान की जरूरत पड़ी और क्या संविधान होता है, वो शुरू होता है वी द पीपल से। वी द पीपल में कहीं नहीं है वी द क्रिश्चियन, वी द हिंदू, वी द मुस्लिम। जो हमने साझा कार्यक्रम तैयार किया उसका नाम है संविधान। तो सर, ये जो फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर, और उसमें गारंटी देता है संविधान की तरफ से कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस टू ऑल सिटीजन। ये टारगेट है संविधान का। एक तो हमें वहम निकालना है लोगों के दिमाग में से, लोग स्टूडेंट को भी, कि फंडामेंटल राइट संविधान ने दिए हैं। मतलब इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, ना, इसकी सिर्फ पहचान है। इट इज नॉट मैन मेड। संबंधों की पहचान, मूल्यों का प्रवाह। वहाँ टीचर भी उलझता है, जज भी उलझता है, वकील भी उलझता है, पूरा समाज उलझता है। नीम से निमोली आएगी, अमेरिका में ले जाके वो गुलाब के फूल नहीं खिलेंगे। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। बड़ा अधूरा नारा था वो। अस्तित्व में किसी पद का कोई महत्व नहीं है, अस्तित्व में एक ही पद का महत्व है, वही है मानवता का पद। कानून बनाने की पावर जो दी है पार्लियामेंट को, वो पावर सोच समझ के कानून बनाने के लिए दी है, वो संख्या के आधार पे कुछ भी पास करने के लिए नहीं दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड लाइक ए ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। मानवीय संविधान, मानव के जीने का प्रोग्राम। जी दोस्तों, सेंगलो एकेडमी आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। आज की चर्चा में हम जानेंगे सर से संविधान की जो मूल भावना है और जो संविधान का सरल शब्दों में जो मतलब है और आम जनता के लिए संविधान कितना जरूरी है, इन सभी बातों पर आज सर के साथ चर्चा करेंगे। संविधान, पहले तो संविधान का मीनिंग लॉ स्टूडेंट को भी, बहुत सारे वकीलों को भी, इवन मैं कह रहा हूँ जजेस को भी शायद पूरी तरह से जो सेटिस्फैक्ट्री इनके दिमाग में होना चाहिए जवाब उसका, संविधान क्या है, किस बला का नाम है संविधान। जी, संविधान को अगर संधि छेद करें, उसको अलग अलग करें इस शब्द को, कि संपूर्णता के अर्थ में विधान। जी, ऐसा विधान जो संपूर्णता के अर्थ में बनाया गया हो, आधार उसका संपूर्णता हो, संपूर्णता, एक कंप्लीटनेस। क्यों संविधान की जरूरत पड़ी और क्या संविधान होता है। अब देखिए, धरती को देशों में लोगों ने बांटा है। जी सर। नेचर ने एग्जिस्टेंस में तो धरती एक प्लेनेट है, और उस प्लेनेट पे मानव जाति है। जी सर। और मानव जाति इस धरती के पत्थर, पहाड़, मिनरल्स, उसके बाद जंगल, जंगल के बाद जीव जंतु, जीव जंतु के बाद मानव जाति आई है। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसमें मैं और आप चेंज नहीं कर सकते इस बात को। तो इसे सीधा सा मतलब निकलता है कि नेचर में इवोल्यूशन है, और नेचर में इवोल्यूशन भी और नेचर में ही लॉ है। नेचर एक व्यवस्था का स्वरूप है, व्यवस्था बनानी नहीं है। अभी तक क्या हो रहा है, हम संविधान बना के रूल ऑफ लॉ बोल बोल के हम ये सोचते हैं हमें कोई व्यवस्था बनानी है। मानव जाति की सबसे बड़ी भूल यही है, व्यवस्था बनानी नहीं है। अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसको समझना है, उसके अनुरूप खुद को ढाल के जीना है। इससे बड़ा कोई मानव जाति के लिए काम नहीं। आदिकाल में जब आदमी जंगल में रहता था, जंगल थे चारों तरफ। जी सर। आदमी के का बुद्धि का विकास का मतलब है समझ का विकास। जी। जब अपने चारों तरफ वो देखता था तो उसने पत्थर तोड़ना शुरू किया, पत्थर घिसा के आग जलाई, लकड़ी घिसा के आग जलाई, आग बनाई, अपनी झोपड़ी बनाई। तो मानव जाति के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जिस तरह से हम ये घर बनाते हैं, इसी तरह से दुनिया को किसी ने बनाया होगा। यहाँ से गलती शुरू हो गई पूरी मानव जाति। जबकि व्यवस्था, अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व के स्वरूप में है, यानी उसमें दिखाई देता हम सबको, उसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। एग्जैक्टली। उसमें कोई एक सोचे कि कुछ खास लोगों को, संत महात्माओं को या रिलीजियस लोगों को ही पता चलेगा, या वही गुरु होंगे, बाकी समाज चेला होगा। ये गुरुडम तो आपने फेल होता हुआ देख लिया, कितने गुरु जेलों में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये गुरुडम शुरू से ऐसा था, क्योंकि पूरी मानव जाति चीजों को समझती है, और किसी जगह पे एक आदमी पहले चला गया तो वो ना बताएगा तब भी दूसरा आदमी वहां तक जाएगा। बिल्कुल। मगर वो बता देता है तो आसान हो जाता है दूसरों के लिए चलने के लिए। बस इतना ही है ये नॉलेज का खेल। जो कुछ अस्तित्व में है और अस्तित्व जैसे है उसमें जो व्यवस्था है, यही पूरे ज्ञान का स्वरूप है। इससे ज्यादा कोई ज्ञान है नहीं। जितने भी रिलीजियस किताबों में है, या जितने भी सो कॉल्ड जिनको धर्म आप बोलते हैं, मैं उनको संप्रदाय कहता हूँ। धर्म का मीनिंग गलत है। धर्म का मीनिंग है व्यवस्था। व्यवस्था। और व्यवस्था अस्तित्व में है,
और मानव जाति उस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकती, कोई औकात नहीं है। और मानव व्यवस्था जाति को उस व्यवस्था के अनुरूप ही जीना है। उसके अनुरूप जीने के लिए, उस व्यवस्था को समझ के उसके अनुरूप जीने के लिए जो हमने साझा कार्यक्रम तैयार किया उसका नाम है संविधान। और संविधान के प्रियम्बल में शुरू से ही उसके प्रस्तावना, यानी वो क्या प्रस्ताव रखता है देश के लिए, सब लोगों के लिए, वो शुरू होता है वी द पीपल से। वी द पीपल में कहीं नहीं है वी द क्रिश्चियन, वी द हिंदू, वी द मुस्लिम। हमारे जो फोर फादर थे जिन्होंने, वो संविधान सभा के मेंबर थे, उनको समझ में आ गया ये बाकी फालतू की चीजें हैं, इनके मायने कुछ नहीं, केवल मानवता की बात करता है। मानवता की बात। रिलीजन का भी काम है लोगों के अंदर मानवता को स्थापित करना। अगर वो मानवता को स्थापित नहीं कर रहे तो रिलीजन एक तरह से फेल समझे जाते हैं। और इसलिए सभी रिलीजन का काम था, उनका लक्ष्य एक है मानवता, और वो मानवता भी जाके सारे जुड़ जाते हैं। इसलिए सारे रिलीजन का भी ऑडिट करने की जरूरत है कि कितने रिलीजन और कितने रिलीजियस किताबें और कितना रिलीजियस स्थान ये मानव जाति के अंदर मानवता स्थापित करने में, भाईचारा स्थापित करने में कितने सफल हुए हैं, कितने असफल हुए हैं, ये सबके सामने है। जी। इसलिए उसमें कोई इनकी जगह नहीं रखी, क्योंकि बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, मानव जाति लड़ती रही, झगड़ती रही, इनके आधार पे इनसे मानव जाति जुड़ नहीं पाई और एक नहीं हो पाई। जबकि मानव जाति एक होना चाहती है, मानव जाति जुड़ना चाहती है, इसलिए जोड़ने में भी फेल हुए स्टेट भी, राज्य। बॉर्डर पे क्रॉस नहीं कर सकते आप, पक्षी क्रॉस कर सकते हैं, एनिमल क्रॉस कर जाते हैं, तो मानव जाति भी बंधन में नहीं रहना चाहती। तो दैट्स वाई मजबूरी में लोगों को बनाना पड़ा यूनाइटेड नेशन जी, और इसीलिए बहुत सारे देश उसके मेंबर बने और साइन किए, इसलिए इंटरनेशनल लॉ पैदा हुआ। ये हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद जैसे ही वो एक किंग रूल जो होता है उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। उस समय लगभग जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम था, जो व्यवस्था थी, उसको सो कॉल्ड जो चर्च जो संभाला करता था, लोगों में उसके प्रति एक गुस्सा जो पैदा हुआ, उसका जो हम रेनेसेंस का जो पीरियड हम जो पढ़ते हैं जी, तो उसका प्रोडक्ट था कि लोगों ने एक दूसरे के देशों में जाकर के, एक दूसरे की टेरिटरी में जाकर के अलग अलग चीजों के बारे में सीखना शुरू किया, अलग अलग विषयों पर काम किया, अपनी व्यवस्थाओं को समझा, सीखा, और जो अच्छी चीजें दूसरी टेरिटरी में एग्जिस्ट करती हैं वो अपने देश में लेके आए। बहुत सारी चर्चाओं में बात होती है कि हमने जो है सो कॉल्ड ब्रिटिश कानून को अपनाया है, या सारा ये जो कानून है ये विदेशियों का है, बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप रहता है। लेकिन मैं यहां पर ये कहता हूं सर, आप इतिहास को देखते हैं तो आप कहते हैं कि एक मुगल पीरियड रहा, उसके बाद ब्रिटिश एरा रहा, और फिर हमारा जो है संविधान की जो है बात आती है, आजादी के बाद संविधान हमारा स्थापित किया जाता है। जो मूल थे सर, जैसे कि सबसे बड़ी जो चीज है जो आप लोग बहुत बार सुनते हैं, देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। संविधान में सर एक कोर वैल्यू रखी गई, एक ऐसा पिलर हर आदमी के जीवन से इतना जबरदस्त जुड़ा हुआ है, जिसमें हम चीजें जोड़ते जाते हैं हर साल कुछ ना कुछ, एक किसी नई एक्टिविटी को, नई किसी चीज को जो हम डिस्कवर करते हैं, ह्यूमन एंगल से डिस्कवर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हाँ ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। हाँ देखिए, पहले तो हम उस एक मिनट उस बात पे लगाएं कि प्रस्तावना जो है जी संविधान का मीनिंग ये है असल में कि किसी भी देश के लोग अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं, हम सारे मिलजुल के कैसे रहेंगे, क्या अचीव करना है, और किस तरह का ये 140 करोड़ का परिवार हमने इकट्ठे रखना है और शांतिपूर्वक जीना है जी, ये टारगेट है संविधान का। तो इसलिए संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, और उसमें गारंटी देता है संविधान की तरफ से, प्रीएम्बल में लिखा है कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस टू ऑल सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स की जो बात है, फंडामेंटल राइट क्या है, वो किसी ने दिए नहीं है। यानी एक मानव बचपन में जन्म लेके और मरते दम तक बाई नेचर जो आदमी का जीने का स्वरूप है, बाई नेचर जी सर, उसमें अगर कटौती करी जाती है, कोई इसमें इंटरफेयर करता है जी, तो हर मानव असहज महसूस करता है। असहज, इसलिए मानव असहज ना महसूस करे, उसके उस जीने के रास्ते को, तौर तरीके को हमने व्याख्यात किया है संविधान में, फंडामेंटल राइट्स। एक तो हमें वहम निकालना है लोगों के दिमाग में से, लो स्टूडेंट को भी नहीं, कि फंडामेंटल राइट्स संविधान ने दिए हैं। मैं कह रहा हूँ संविधान का ये राइट को देने वाला नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, यानी
पहले ऐसा से ही मानव है, हाँ मानव नेचर में ऐसा ही है, उसका होने का और जीने का जो स्वरूप है, वो यही है। होने का स्वरूप ऐसा ही है, और इसलिए होने की वजह से उसको ये राइट है, नहीं तो उसका जीने का स्वरूप बिगड़ता है, जो उसमें असहज होता है, तो मानव मानव के बीच घर्षण होता है। मतलब इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, ना ना बल्कि ना ना ना, इसकी सिर्फ पहचान इट है। इज नॉट मैन मेड। तो इसी पे चर्चा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं सर से। सर, प्रस्तावना के बारे में आपने बखूबी बताया कि संविधान के मायने क्या हैं, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, क्यों बनाया गया। थोड़ा और मैं जानना चाहूंगा, विस्तार में जानना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है, आम आदमी के लिए इसमें क्या क्या है और उसके लिए क्या क्या महत्व है। देखिए, संविधान में आम और खास का कोई डिफरेंस नहीं है। संविधान पूरे देश की पॉपुलेशन के लिए है, हर सिटीजन के लिए है। उसमें ये भी नहीं है कि कोई वोटर है उसी के लिए है, ये सब के लिए है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे देश का लक्ष्य निर्धारित है कि हमने आराम से एक दूसरे के साथ जीते हुए, हैप्पीनेस के साथ और भाईचारा के साथ रहना है, और भाईचारे के साथ कैसे रह पाएंगे, वही प्रोविजन संविधान के अंदर है। और संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं, वो फंडामेंटल राइट ये नहीं है किसी ने दिए हैं, ये संविधान देता है। संविधान में उनकी व्याख्या इसलिए है, संविधान में उनको इसलिए सम्मिलित किया है कि जो नेचर के द्वारा दिया हुआ स्वरूप है जीने का, होने का, जैसे नेचर में मिट्टी पत्थर पहाड़ है, किसी ने बनाया नहीं जी। नेचर में पेड़ पौधे हैं जी सर। नेचर में जीव जंतु हैं, हर एक चीज है जी। और है के साथ साथ उसका जीने का स्वरूप भी है। जी। जैसे बकरी इंडिया में हो, यहाँ से यूएसए ले जाएं तो वो नॉन वेज खाना नहीं शुरू करते। इसलिए इन सब चीजों का आदमी को छोड़ के सबका होने का भी और जीने का भी स्वरूप नेचर में सुनिश्चित है, पहले से सुनिश्चित है। यस, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए आदमी पेड़ पौधों को भी समझ पाया, किसका सदुपयोग करना है, किससे बचना है, कौन लाभदायक है, कौन उपयोगी, कौन नहीं है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। इसी तरह जीव जंतुओं को भी, जानवरों को भी, आदमी को किनको पालतू बनाया जा सकता है, किनको नहीं बनाया जा सकता है, आदमी ने बखूबी समझ लिया। आदमी को सिर्फ एक ही ट्रैक पे गड़बड़ हुई है। आदमी को ये लगा कि हम घर बना लेते हैं, हम सब्जी बनाते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा इस दुनिया को भी किसी ने बनाया हो। जबकि अस्तित्व से अस्तित्व के स्वरूप में एक व्यवस्था है, स्वयं स्फूर्त है। स्वयं स्फूर्त उसको कहते हैं जिसका ना एंड होता है और ना स्टार्टिंग होती है। वो उसकी साइक्लिक, अपने आप एग्जिस्टेंस है उसकी। जैसे पानी गर्मी मिलते ही भाप बनेगी, भाप बन के कहीं ठंडी जगह पे बादल बनेगा तो बारिश हो जाएगी। जी जी, ये साइकिल है। साइकिल अब कहीं कहाँ से शुरू हुआ, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ना शुरुआत है, ना मानव की आवश्यकता है, ना मानव के लिए वो कोई फायदेमंद है, ना मानव से कोई पर्पज हल कर सकता अपने लाइफ में। उसका कोई मायने नहीं है। मायने इतना ही है कि वो साइकिलिक है, और मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है प्रेजेंट, वर्तमान। इसलिए आदमी से जंगल युग में ही जंगली जानवरों से लड़ना था, संघर्ष करना था, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी होती थी खाने पे। बिल्कुल। जो ताकतवर था, उन्होंने सोचा जो इसमें ताकत होगी इसी को मुखिया बनाते हैं। तो मुखिया, सरदार और राजा यहाँ पैदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि वो हमारी रक्षा करने में मदद करेगा। जब इस तरह से ताकत के सामने टेक्नोलॉजी आई, जब इंग्लैंड जैसे देशों में बंदूक आई, तो यहाँ के तीर कमान और भाले और गदा फेल हो गई, और दूर से गोली लगती तो आदमी मरता था। तो उसी टेक्नोलॉजी के भरोसे उन लोगों ने भी अपने राज्य को, राजा को स्थापित किया पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इंपीरियलिज्म के नाम पे और एक और निकाल लिया फिर। जो समझदारी का ठेका लिए हुए था, जो समाज का हिस्सा, कुछ हिस्सा, जी 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 जी, जिसको हम कह सकते हैं इंडिया में उसको ब्राह्मण समाज कह सकते हैं। भाई वो पढ़ने का, राजा को सलाह देने का काम करते हैं। जी जी। बाहर जो चर्च को मानने वाले थे, प्रिस्ट, यानी प्रिस्टली जो लोग हैं, क्लर्जीमैन, जो राजाओं को हैंडल करते रहे। जी जी जी। वो राजा को महामंडित करते रहे। जो राजा के पास ताकत थी, उसके सारे उनका खाने पीने का जुगाड़ था। जी। वो कुछ कथा कहानियां लिखना चाहते थे, उसमें मदद करता था। बिल्कुल। इसलिए एक तरह से वो थे तो अंडर में राजा के ही, क्योंकि जिसके पास वो थी पावर,
क्योंकि इन लोगों ने सोचा, फिर ये कहानी गढ़ ली कि राजा जो करेगा वो भगवान, राजा भगवान का एक तरह से दूत है, उसका प्रतिनिधि है, जो मर्जी वो करे, वो चलता रहा और चलता रहा। जो जो एजुकेशन आई, और यूरोप में भी एक तरह से जब टेक्नोलॉजी ने आना शुरू हुआ, या गैलीलियो जैसे लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा, सिर्फ एक सच्चाई, जो नेचर की सच्चाई जिसने बताई, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी चर्च और चर्च के लोग। बिल्कुल। जब उनका आधार खिसक रहा था तो कितने उसको प्रताड़ना दी। वो तो माफी मांग के किसी ने सलाह दे दी, इन बेवकूफों से लड़ने की जरूरत नहीं, माफी मांगो, अपनी जिंदगी बचाओ। तो वहां से लोगों की आंखें खुलनी शुरू हो गई कि भाई ये तो कथा कहानी जो बता रहे हैं तो बेवकूफ बनाने की बात है। और क्यों राजाओं के खिलाफ हुए लोग? क्योंकि अस्तित्व में राजा और प्रजा का कोई स्वरूप ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये कथा कहानियों में राजा भी जंगल का शेर हमने ही बना रखा है। खुद को आदमियों के बीच में स्थापित करने के लिए ये मानसिकता की कहानियां घड़ी गई। और जानवरों की कहानी के आधार पे आप आदमी के व्यवहार को सुनिश्चित नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, जानवरों का जीना, होना और रहना, होना और जीना का स्वरूप फिक्स है। पेड़ पौधों का फिक्स है। नीम से निमोली आएगी, अमेरिका में ले जाके वो गुलाब के फूल नहीं खिलेंगे उससे। बिल्कुल। बर्फ जमेगी, पानी आएगा, दो धातुओं के मिलाने से कैसी रिएक्शन होगी वो पूरी मानव जाति को पता है आज के दिन। कोई हम मानव उसमें चेंज नहीं कर सकता। मानव ना नया पौधा बना सकता, ना नया जानवर बना सकता। उसने कोशिश की है हाइब्रिड सीड और बीए बनाने की, उससे उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो छेड़छाड़ की है, उसी से और बीमारियां पैदा हुई, जिसमें कैंसर भी एक कारण है। जब नेचर के मुताबिक हम खाना खाते हैं, दैट इज हार्मोनियस विद आवर बॉडी, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड उसमें कुछ डाले हुई चीजों की वजह से जब हम खाते हैं तो उनको बीमारी नहीं लगेगी, और किसी चीज के उसमें जीन छोड़ दिए जाते हैं। जब उस भोजन को भी हम ग्रहण करते हैं, दैट इफेक्ट्स इन ह्यूमन सेल आल्सो। ह्यूमन सेल को भी प्रभावित करती हैं। बहुत सारी बीमारियां उसके कारणों से हैं। तो आदमी को सिर्फ एक ही काम है, वो पूरे अस्तित्व के व्यवस्था को समझे और उसके अनुरूप जीना तय करे। तो इसलिए आदमी को छोड़ के किसी को ना समझने की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है। सभी का आचरण सुनिश्चित है ऑलरेडी बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। मगर आदमी का आचरण सिर्फ और सिर्फ समझदारी से तय होता है, जिसको आप कहते हैं कि संस्कार कुछ नहीं है। संस्कार का मतलब है संपूर्णता को समझ के किया हुआ कार्य और व्यवहार ही संस्कार होता है। अपब्रिंगिंग किस तरीके की हुई है? सच्चाई को समझ के। संपूर्णता का यहाँ मैं बार बार क्यों करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? संपूर्णता में इस खाली जगह है पूरे ब्रह्मांड में, और उसमें ग्रह गोल हैं। इसी ग्रह गोल पे आदमी जाति भी है। इसलिए आदमी का वो समझ के बाकियों के साथ हार्मोनी से जी पाए। आज आदमी जी नहीं पा रहा। बड़े शहरों में इकट्ठे होकर दिल्ली में भी किसी की हिम्मत नहीं है अपने बच्चों को शुद्ध पानी, शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन खिला सके, कितने भी पैसे हों। बिल्कुल। और कितने बीमार, रहने का स्वरूप ही नहीं सीखा। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मिट्टी पत्थर पहाड़, उससे कम पेड़ पौधे, उससे कम जीव जंतु, और उससे कम मानव जाति। इसलिए मानव जहाँ रहता है उसके चारों तरफ उससे ज्यादा जीव जंतु होने चाहिए, और जीव जंतु से ज्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए। तब आदमी हार्मोनी के साथ जी सकता है, ताजी वायु के साथ और सही पानी के साथ जी सकता है। इसलिए मानव जाति को इस तरह जी पाए भाईचारे के साथ, उसीलिए मानव ने भी, हमारे पूर्वजों ने, संविधान सभा ने, उसके बाद अमेंडमेंट भी हुए। उस संविधान का मतलब ये है कि पूरे अस्तित्व के साथ, उसकी रचना अपनी ऑब्जर्वेशन से, उस अस्तित्व के साथ हम 140 करोड़ इस देश में कैसे जी पाए, सरवाइव कर पाए। हाँ, यहाँ मैं एक संदर्भ जरूर लेना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। बड़ा अधूरा नारा था वो। मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता, मगर ये जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है उस वक्त इसी बात की जरूरत हो और इसी बात की उन्होंने समझाने की कोशिश की हो। मगर आज आप देखेंगे कि एक जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल कार चाहिए, जिसके पास कार है वो बड़ी कार चाहिए, बड़े कार वाले को जहाज चाहिए। बिल्कुल। जिसका अपना ही जीना पूरा नहीं हो पा रहा, वो दूसरे को कैसे जीने देगा? सब इसी अंधी दौड़ में है। यही सबसे ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कारण है। बिल्कुल। जबकि अस्तित्व में कोई बड़े छोटे का कोई स्वरूप नहीं है। वहां बरगद हो या घास हो, या छोटी चिड़िया हो या शेर हो, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना रोल है। वहां पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी की प्रजा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। ये दो चीजें
पूरी मानव जाति जब तक खत्म नहीं करेगी हम्म। अपनी व्यवस्था में अवेयरनेस संविधान के जरिए, तब तक शांति और भाईचारा बन नहीं सकता। मैं आज क्लियरली आपके चैनल पे बात करता हूँ। क्यों बार बार टकराव होता है नौकर और मालिक का? क्योंकि नौकर बनना किसी को स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्तित्व में कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं, और अस्तित्व में जो प्रोविजन नहीं है, मानव जाति उस तरह का प्रोविजन खड़ा करने की कोशिश करेगी, वो अव्यवस्था की ओर ले जाता है। और अव्यवस्था पे आप फिर शासन के जरिए उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। राजाओं का शासन फेल हो गया, तो फिर लोगों ने सोचा क्या किया जाए। तो ये क्या कि डेमोक्रेसी लाई जाए। डेमोक्रेसी लोगों द्वारा, लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोग ही चलाएं अपने आप अपने सरकार को। और यहाँ मीनिंग इंडिया में गवर्नमेंट का मीनिंग गलत ले लिया। सरकार शब्द पुराना है, जब अंग्रेज लोग थे। मैं कई बार मेरी सरकार, हाँ, जैसे कोई बड़ा फार्मर भी होता था जो गरीब बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में है, लोग उनको सरकार बोलते हैं। आजकल तो ये इक्विवेलेंट हो गया राजा के बराबर। हाँ, ये दैट इज नॉनसेंस। हाँ, ये बिल्कुल सरकार वरकार कुछ नहीं है, गलती पे है इंडिया भी। हाँ, इसका मीनिंग है उसका गवर्नमेंट का मानवीय व्यवस्था। हमारा संविधान मानवीय व्यवस्था के लिए है। किसी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उनको पावर देने का हमारा संविधान का कोई पर्पज नहीं। मानवीय व्यवस्था में कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, जो लोग उसमें भागीदारी करते हैं डे टू डे एक्टिविटी में, जिनको आप सरकारी कर्मचारी कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, मैं कहता हूँ वो व्यवस्था के भागीदार लोग हैं, वो भागीदारी कर रहे हैं। भागीदारी तो सभी करते हैं, पूरा देश करता है। जो नौकरी नहीं करता वो भी करता है। कोई अन्न उत्पादन कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बिल्कुल। कोई क्लास अटेंड कर रहा है, कोई टीचर के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई कहीं ना कहीं, वो सब मानवीय व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप के रूप में काम करते हैं। मगर इंडिया के संविधान को समझने के लिए लो स्टूडेंट को खास तौर पे ये दिमाग में बिठाना चाहिए कि संविधान के अंदर की जो व्याख्या करते हैं जज, कभी जज ने कुछ कह दिया, कभी क्यों नहीं समझ में आता वो। क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आता कि उनको पता नहीं होता उस वक्त प्रोफेसर हो या टीचर हैं या स्टूडेंट हैं कि भाई जजमेंट को समझना कैसे है। और बहुत सारे, मैं कहता हूँ इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बार उनसे भी चूक होती है, वो संविधान को अच्छी तरह समझते नहीं। वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि संविधान में प्रियम्बल में ही आधार है इंटरप्रिटेशन का, और कहीं नहीं जाने की जरूरत है। बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन के कुछ आपके उसमें है एक ही रूल है, गोल्डन रूल, कुछ नहीं रूल है। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ रूल भी क्लियर कट है, वो स्टार्टिंग में ही है। वो रूल है मकसद क्या है संविधान का, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उस मकसद के अनुसार आपको चीजों को समझना है, उसको व्याख्या करनी है। और किसी पर्पज से आप व्याख्या नहीं कर सकते, करेंगे तो असंवैधानिक है, नॉनसेंस है, और वो देश को और दुनिया को अव्यवस्था की ओर ले जाता है। वो देश के हित में नहीं है। बिल्कुल, मैं उसको और कहूंगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है। चाहे वो जज करे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वकील उस तरह की दलील दे उसके विपरीत में आके, दैट इज नॉनसेंस। ये सबसे बड़ा वो है। एक ही पॉइंट इसमें, हम भी लॉ में जब पढ़ते थे, इंटरप्रिटेशन करने के कितने तरीके हैं, ये है वो है, और उस इंटरप्रिटेशन करने को भी ना बच्चे समझ पाते थे, बड़ा कंफ्यूजिंग, ना प्रोफेसर उसको समझा पाते थे, बड़ा कंफ्यूजिंग। हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये खुद के प्रयास से, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा ये किसी कॉलेज के प्रयास से या उसमें, वहाँ जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं था, उन प्रश्नों के उत्तर हमने खुद अपने समझने की इच्छा करते थे, अपनी जर्नी में आपने समझे, सीखे हैं, और वो ज्यादातर लोगों को पता चले, ऐसी अपनी इच्छा भी रहती। बिल्कुल, आपने तो सोचने का जो नजरिया है बिल्कुल दिमाग खोल के रख दिया। और जैसा सर ने बताया, बहुत सिंपल है, इसका आधार, इसका मीनिंग समझना बहुत आसान है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ जी, सिंपल, क्योंकि आपके यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं जी। इस स्टूडियो में क्या क्या काम हो सकते हैं जी? स्टूडियो है एक अच्छे काम के लिए, इसका पर्पज क्या है जी? बच्चों को लॉ के बारे में, उनके सब्जेक्ट के बारे में आसान भाषा में समझाना जी, ताकि लॉ स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो जाए सब्जेक्ट में और उसको समझ पाए जी सर। तो इसलिए अभी इस स्टूडियो के इस मकसद के अलावा कुछ भी यहाँ काम करेंगे तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ स्टूडियो, दैट इज अगेंस्ट द मोटो ऑफ द स्टूडियो। एग्जैक्ट। तो ऐसे ही संविधान का भी जो
उसका व्याख्या है, जी। वो संविधान चाहता क्या है, उस चाहने के अनुसार हम जो काम करते हैं, जी दलील देते हैं, या जज फैसला देता है, या जज किसी लाइन को उसके अनुसार ढाल के बताता है, सिंप्लीफाई करता है, जी, वही तो इंटरप्रिटेशन है। और क्या है, वही तो इंटरप्रिटेशन। इसलिए उसके अलावा कुछ भी इंटरप्रिटेशन चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करे, चाहे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करे, इसके विपरीत अगर वो हमारे प्रियम्बल के मकसद को पूरा नहीं करती या उसमें योगदान नहीं करती, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री आल्सो। तो जनता की जो बेसिकली जो व्यवस्था को किसी भी तरीके से हैम्पर करे या उसमें किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी करे, वो गैर संवैधानिक है। वो सिंपल, वो सब कुछ गैर संवैधानिक, वही अमानवीय है, वही व्यवस्था का अमानवीयकरण में भागीदारी है एक तरह से। सर ने बताया जो भी प्रकृति का आपके अधिकार मिले हुए हैं, जैसे बोलना, घूमना फिरना, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई, और भी जितने आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो मूल भावना में सर ने बताया उन सभी बातों को एक तरीके से हम मान सकते हो, सब हमारी फंडामेंटल राइट है। मैं इसमें आपको लॉ को भी बताना चाहता हूँ कि लॉ क्या है और बहुत जरूरी और न्याय क्या है। इसके बारे में तो मैं कह रहा हूँ अभी तक दुनिया के सारी कोर्टों के जजों को भी बिठा लें, वो भी न्याय को व्याख्यात करने में फेल हुए हैं। न्याय एक शब्द है। अस्तित्व में आदमी जो भी समझता है, लिखता है, इमेजिनेशन करता है, वो अस्तित्व से बाहर जाके सोच भी नहीं सकता, औकात ही नहीं है मानव जाति की। बिल्कुल। इसलिए आप जो इमेजिनेशन करते हैं, आप जो सोचते हैं, वो सब कुछ इस अस्तित्व में मौजूद होता है, इसलिए आप सोच पाते हैं। एग्जैक्टली। वरना नहीं सोच पाते। अब क्या है भाई, न्याय क्या है? नए स्टूडेंट के लिए, जजों के लिए, वकीलों के लिए भाई न्याय क्या है? अब क्या कहेंगे, न्याय भाई 2 और 2 4 होते हैं, इसको 4 नहीं बताएंगे तो अन्याय हो जाएगा। अन्याय हो जाएगा। हम 5 नहीं बता सकते, बिल्कुल 4 नहीं बता सकते। बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर क्या है, न्याय को ये कहते हैं कि भाई एक आदमी ने किसी की चोरी कर ली, चेन स्नैचिंग कर ली या कुछ चोरी कर ली, तो उसको इतनी सजा देंगे, और जब कोर्ट उसको सजा दे देगी तो न्याय हो जाएगा। ये न्याय नहीं होता। न्याय कैसे होता है? कोई मानव जाति का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, पूरे न केवल इंडिया के 140 करोड़, इस धरती पे भी जितने 700-800 करोड़ लोग रहते हैं, उनके हार्डवेयर डिफरेंट हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं मिलती, कई बार जुड़वा में हो जाता कंफ्यूजन, मगर उनके अंदर सॉफ्टवेयर एक जैसा है। सॉफ्टवेयर एक जैसा। सॉफ्टवेयर का मतलब समझने, सोचने की जो फैकल्टी है, जो भी विभाग है, जो अंदर है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि उंगली सोचती है। हाँ, हम ये तो कहते हैं हाथ से हम लिख सकते हैं, मगर लिखने का ऑर्डर कौन देता है? तो फिर हम कहेंगे मैं देता हूं। अब मैं कहाँ है? ये पेंट किसकी है? मैं कहता हूँ ये मेरी है। कई बार मैं कोट डाल लेता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं कहूँगा फलाने का है। ह्यूमन के अंदर 2 चीजों से ह्यूमन परिभाषित होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आदमी क्या चीज है। आदमी खाली शरीर है या कुछ और भी है? आदमी, और आदमी के अंदर जो फैकल्टी है, जो उसका सोचने विचारने का तौर तरीका है, उसके पास जो वो पूंजी है सोचने की जी, वो है असली मैं। एग्जैक्टली। क्योंकि सोचने का काम भी वो करता है, भला बुरा भी उसको लगता है। Exactly. जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मेरा टांग और हाथ को नहीं वो बताते कि मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं डिसाइड करता हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती। और सबसे ज्यादा क्या है, किसी को आप अच्छा खाना खिला दो, आपने मुझे चाय पिलाई है, मैं इससे खुश हो सकता हूँ। अगर जाते जाते भी आपने व्यवहार में कुछ गड़बड़ की तो चाय तो मैं भूल जाऊंगा। तो इसलिए खाने पीने और भौतिक वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा आचरण। जी। और आचरण कैसे सुनिश्चित होता है? आचरण खाली पैसे से भी नहीं होता, कितना पैसा कमाया या सुप्रीम कोर्ट के वकील होने से, जज होने से, सीएम होने से, पीएम होने से कुछ भी नहीं है। अस्तित्व में किसी पद का कोई महत्व नहीं है। अस्तित्व में एक ही पद का महत्व है, वही है मानवता का पद। जब हम समझदार हो जाते हैं और समझ के हम जीना शुरू करते हैं, उस वक्त हमें इन पदों की दौड़ भी नहीं रहती, और पदों से हम प्रभावित नहीं होते, ना कपड़ों से प्रभावित होते, ना गाड़ी से प्रभावित होते। वो लेवल है, वो है मानवीयता, वो है नॉलेज का चरम सीमा। इसलिए मानव जाति जब इकट्ठी जीना चाहती है, इकट्ठे होके,
और मानव जाति किस बात को माने? अब जैसे रूल ऑफ लॉ आ गया, भाई रूल ऑफ लॉ, पहले तो रूल ऑफ किंग होता था, वो लोगों ने नकार दिया, बिल्कुल। अब रूल ऑफ लॉ हो गया, भाई कानून का राज्य है। कानून का राज्य। अब कानून का कैसे राज्य है? अब पार्लियामेंट ने 3 कानून बनाए, कृषि कानून, तो लोगों ने तो नहीं माने। नहीं माने। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट ने तो बनाए थे, बिल्कुल। और संविधान भी कहता पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी नहीं माना। इसलिए कानून बनाने की पावर जो दी है पार्लियामेंट को, वो पावर सोच समझ के कानून बनाने के लिए दी है, वो संख्या के आधार पे कुछ भी पास करने के लिए नहीं दी है। नहीं। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच अलग अलग होंगे। इन्होंने खुद बेवकूफी से अलग अलग उनको बिठा लिया। ओके। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? अब लॉ भी नेचर में है, अस्तित्व में है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण नियम का न्यूटन का नहीं है, ना न्यूटन का है, ना था, ना होगा, ना न्यूटन के बाप का है, ना हमारा। सेब पहले भी गिरती थी नीचे, आज भी गिरती है, कल भी गिरती रहेगी। बिल्कुल। पूरा रिजोल्यूशन में इंडिया की पार्लियामेंट कर ले, पूरी धरती के लोग इसमें डिसाइड कर ले भाई सेब को ऊपर जाना चाहिए, वो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। तो आदमी के बूते की बात नहीं है। आदमी को उन नियमों को स्वीकार करना है, उसको स्वीकार करके उसके अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी या जी सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रूल भी नेचर से पहचानने चाहिए। जी। जो रूल आपका नेचर के खिलाफ जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट भी पास करे, उसको लोग स्वीकार नहीं करते और वो चल भी नहीं पाता, उसमें घुटन महसूस करते हैं लोग। जी। नेचुरल जो लॉ होता है वो जब भी पास करोगे आप, या बिना पास करे भी आप बहुत सारी चीजों को मानते हैं, कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा, होता ही नहीं। जी। और अस्तित्व में कोई संघर्ष नहीं है, जी। स्ट्रगल ही नहीं है। अस्तित्व में मानव के लिए सिर्फ एक ही चीज है, समझना है और जीना है। जीना। इसलिए गांधी जी की बात जो थी, जियो और जीने दो, वो अधूरी साबित हुई। असली जो नारा है अस्तित्व का वो ये है, जीने दो, जीने दो और जियो। जी। अगर हम पेड़ पौधों को नहीं जीने देंगे तो दिल्ली की तरह पोल्यूशन वाली हवा में रहेंगे, बहुत सारे बीमार रहेंगे, बहुत सारे मर जाएंगे, और फ्यूचर में और ज्यादा मरेंगे। अगर हम जीव जंतुओं को नहीं रहने देंगे, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो जंगल की वजह से जीव जंतु, और जीव जंतु की वजह से जंगल सुरक्षित होते हैं। ये रिसर्च सामने है। बिल्कुल। तो इसलिए जिन अवस्थाओं के धरती पे आने से, जिन अवस्थाओं के अच्छी तरह डेवलप होने से अपने आप मानव जाति विकसित हुई है, अगर उसके नीचे की नींव को ही हम खत्म कर दें तो मानव जाति धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। जैसे बिल्डिंग की नींव गिर जाती है, बिल्कुल, तो आप सब टॉप में भी बैठे हैं तो आपका भी क्या हाल होगा, आप नीचे गिर जाएंगे। इसलिए एक ही चीज की जरूरत है, और संविधान की व्याख्या इस तरह भी करने की जरूरत है कि जीने दो और जियो। जीने दो। किसी भी चीज को, नेचर को डिस्टर्ब करने का कोई भी कानून है, कोई भी भाषा है, कोई भी जजमेंट है, अगर वो इस तरह का फैसला आता है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नॉट ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएग्जिस्टेंशियल। पूरे अस्तित्व को चैलेंज देके आप जी नहीं सकते, आपका कोई ब्योंत नहीं है। मानव जाति इज ए टाइनी टाइनी पार्टिकल इन द यूनिवर्स। बिल्कुल। तो यूनिवर्स की ट्रुथ जो अल्टीमेट ट्रुथ है, यूनिवर्स एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, दैट इज द स्मॉलेस्ट लॉ, जिसके आधार पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में भी जो बदलाव आते हैं या करते हैं लोग, क्यों आते हैं? इंडिया का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, अमेरिका के संविधान, ये सारी बकवास है। क्योंकि मानव जाति एक है, रंग रूप अलग हैं, उनका सब सोचने का, वो जीने का, और वो जो चाहते हैं उनका जो मूल चाहत, इंटरनल सेटअप एक है, मूल चाहत भी एक है, मूल चाहत, और वो मूल चाहत मानव की नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। हाँ, तो मूल चाहत एक है, तो संविधान भी एक चाहिए कि अलग अलग चाहिए? एक ही होना चाहिए। इसीलिए मानवीय संविधान की जरूरत है पूरी मानव जाति को। जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। जी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, इन कॉन्स्टिट्यूशन का वी हैव टू डू ह्यूमनाइजेशन एंड ए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कंट्रीज। और शिक्षा से भी पूरे देश के लोगों का मानवीयकरण करने की जरूरत है, ताकि मानव जाति जीने दो के आधार पे जी पाए। दूसरों को जीने देंगे तब मेरा जीना सुनिश्चित होगा। इसीलिए उसी मकसद को ध्यान में रख के ये संविधान बना है, और संविधान वक्त के साथ, समझदारी के साथ उसमें और परिवर्तन होते रहेंगे। और संविधान
किसी भी रिलीजन का, किसी भी क्रीड का, किसी भी किताब का गुलाम नहीं है। ये मानव जाति की मूल चाहत है, और ये मूल चाहत के जितना नज़दीक होगा, और मूल चाहत मानव जाति की इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, वो कलेक्टिव है। और वो कलेक्टिव इसलिए है कि वो मूल चाहत बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय नेचर है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएन उसमें कुछ नहीं कर सकता। वी हैव टू फॉलो लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड नेचर, लॉ ऑफ नेचर, दैट इज द सेम, वी कैन इंटरप्रेट लाइक दिस। मानव जाति की सुरक्षा, मानव जाति लगातार इस धरती में बनी रह सकती है, खुशहाली से जी सकते हैं। मानव जाति को प्राइम मिनिस्टरों का भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जी, पार्लियामेंट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जी। पूरी मानव जाति एक ही भरोसे पे है, सह अस्तित्व। और सह अस्तित्व को प्रमाणित मानव जाति करेगी और हमारा संविधान करेगा। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करके सह अस्तित्व को प्रमाणित करेगी अपने फैसलों से कि किस जिसमें सह अस्तित्व पे कोई कुठाराघात ना हो, लोगों के साथ साथ जीने में कोई कोताही ना हो। तो ऐसी इंटरप्रिटेशन ही संवैधानिक इंटरप्रिटेशन है। ऐसी इंटरप्रिटेशन ही एक तरह से प्रो ह्यूमेन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड लाइक ए ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, मानवीय संविधान, मानव के जीने का प्रोग्राम। जी, तो आप सभी ने सुना सर को, बहुत आसानी से सर ने इतने बड़े कंसेप्ट को बहुत ही सरलता से हमें बताया और हमें ये समझाया कि संविधान केवल और केवल मानवता का मानवता की एक जो व्यवस्था है, जो पहले से एग्जिस्ट करती है नेचर में, प्रकृति में, केवल उसको एक्सप्लोर करना, समझना और ज़्यादा से ज़्यादा उसके नज़दीक पहुंचना है। बहुत सारी भ्रांतियां हो सकती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, उनको समय पर हमें दूर करना चाहिए। और उसी के लिए सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर ने बहुत सारी जो, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, न्याय। जी जी, न्याय क्या है? न्याय भी एक शब्द है और एक वास्तविकता है। जी, भाषा का इतना ही मतलब है कि भाषा हमें अस्तित्व की किसी वास्तविकता तक पहुंचा दे, उसको महसूस करा दे, उसको समझा दे, तभी भाषा का महत्व है। कोई भाषा बड़ी बुरी अच्छी नहीं है, ये डिबेट बकवास है, बकवास। हाँ। तो भाषा का मतलब है जो सत्याभास हो जाए, मानव जाति को किसी सच्चाई का पता चल जाए, उसके जरिए उस बात इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और इन्फॉर्मेशन भी कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो अस्तित्व में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। इसलिए न्याय का क्या मतलब है? अभी न्याय को लोग अलग अलग तरीके से, जूरिस्प्रूडेंस में इतनी सारी डेफिनेशन होती है न्याय की, बच्चे पास होने के लिए रट्टा लगाते हैं तोते की तरह। जी। बात पहुंचती नहीं और वो सच्चाई तक पहुंची भी नहीं है। जी, न्याय की यूनिवर्सल डेफिनेशन है, अस्तित्व में उपयोगिता और पूरकता है हर इकाई में, इसके अलावा कोई नियम काम नहीं करता। अस्तित्व में जितनी भी इकाई हैं, एटम, मॉलिक्यूल, धरती, पेड़ पौधे जो इनसे बने हैं, कुछ भी इकाई ले लो, किसी का भी नाम ले लो, हर इकाई दूसरे इकाई के लिए उपयोगी या पूरक है। जी, इसके बिना कोई इकाई है ही नहीं। एक इकाई जब दूसरे इकाई के लिए जब उपयोगी और पूरक होती है, वही उस इकाई का मूल्य होता है, जिसको हम कहते हैं ना मानवीय मूल्य है। जी जी। जैसे दाल का क्या मूल्य है? दाल का मूल्य ये नहीं कि 100 रुपए किलो, वो मूल्य नहीं है, वो तो ट्रांजैक्शन का है, आदान प्रदान करने का है। असली मूल्य क्या है? उसके अंदर प्रोटीन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो उपयोगी है मानव जाति के लिए। इसलिए न्याय की डेफिनेशन है, जो अस्तित्व में सामने देखने से पता चलता है कि संबंधों की पहचान, ये मानव जाति के लिए है कि मानव जाति अपना संबंध की पहचान कर ले दूसरी चीजों से। संबंधों की पहचान, मूल्यों का प्रवाह। मूल्यों का क्या प्रवाह का मतलब है कि मैं या दूसरी इकाई, ये दो इकाइयां आपस में एक दूसरे के लिए कैसे उपयोगी और पूरक हैं एक दूसरे के, उसकी पहचान मानव कर सकता है इसको। बाकी तो सब पहचान कर रहे हैं। आप क्या सोचते, पहचान नहीं कर रहे? पेड़ पौधे भी एक दूसरे को पहचानते हैं। बिल्कुल। कहाँ से पानी आना है, किन पौधों की जड़ें कितनी लंबी हो गई राजस्थान में, वो क्यों हो गई, वो पहचानते हैं पानी कहाँ है। जब तक वो नहीं मिलता वहां तक जाती हैं। अस्तित्व में कोई ऐसी इकाई नहीं है जो एक दूसरे को पहचानती नहीं और एक दूसरे के पूरक नहीं है।
दो ग्रह उपग्रह भी एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए उचित निश्चित दूरी पे लगातार रहते हैं और व्यवस्था में बने रहते हैं जी उसको आप और मैं नहीं घुमा रहे। जी 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 तो इसलिए अस्तित्व में मानव जाति का यही काम है कि वो संबंधों की पहचान करें एक दूसरे के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतु, दूसरे मानव के साथ, जी और मूल्यों का प्रवाह वो अस्तित्व में देखें कि इसके साथ पूरक होने के लिए क्या जरूरी है, मेरे को इनसे कैसा कार्य, प्रकृति के साथ कैसा कार्य करना है, दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करना है। संबंधों की पहचान, मूल्यों का प्रवाह। जैसे माँ बच्चे पे एहसान नहीं करती, दूध पिलाती है और बच्चा भी दूध पी के खुश होता है, एहसान मानता है सारी उम्र, तो इसको कहते हैं मूल्यों का प्रवाह। ऑटोमेटिक है ये, यानी एक दूसरे के प्रति उपयोगिता और पूरकता के रूप में इकट्ठे रहना। इसके बाद है उभय तृप्ति, माँ दूध पिला के खुश, बच्चा दूध पी के खुश, दोनों तृप्त, माँ भी खुश हुई अपने बच्चे को दूध पिला के और बच्चा भी अपनी माँ का दूध पी के खुश हुआ। उभय तृप्ति जब होती है इसको न्याय कहते हैं जी। इसलिए चोर ने चैन तोड़ी और चोर को, चैन तोड़ने वाले को जेल में डाल दिया, ये न्याय नहीं है। उसके बच्चे थे, उसकी हालत हो सकता है घर में उसने संस्कार नहीं सीख पाया, शिक्षा ने जो समाज को शिक्षा देनी थी वहां गड़बड़ थी, उसको किसी ने जो उसके अंदर ताकत थी काम करके खुद खाने की, उसको वो पहचान नहीं पाया बच्चा, शिक्षा की कमी की वजह से, समझ की कमी, और उसके चैन तोड़ने वो जेल में चला गया। उसके घर में छोटे बच्चे हैं, वो और भी बुरी स्थिति में चले गए। तो देश का कानून, हमारा देश का कानून और जेल सुधार गृह के रूप में जाने जाते हैं। कानून लोगों को सही रास्ते पे, जो लोग शिक्षा में, समाज में, परिवार में, देश में अगर सही संस्कारी नहीं हो पाते, समझ के अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, तो कोर्ट और थाने का काम भी और जेलों का काम है उस कमी को पूरा करना, न कि प्रताड़ित करना। तो इसलिए किसी को प्रताड़ित करने का कोई कार्यक्रम नेचर में नहीं है। तो हमारा लॉ भी नेचुरल लॉ तभी होगा, कोई भी कानून है वो नेचुरल नहीं है इस तरह से, तो वो कानून बैड लॉ कहा जाता है। जी जी जी। इसलिए न्याय का मतलब है एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति क्या ड्यूटी है, उस हिसाब से एक परिवार न केवल दो आदमी का परिवार है, मानव जाति पूरे 800 करोड़ का परिवार है जी। और मानव जाति अकेले का कोई अस्तित्व में वो नहीं है, अकेले रहना पॉसिबल है। इसलिए मानव जाति दूसरी जातियों के साथ, वो जीव जंतुओं की जातियां हैं, पेड़ पौधों की जातियां हैं, मट्टी पत्थर पहाड़ की जातियां, सबके साथ हमें एक परिवार की तरह रहना है, वही न्याय है। जब हार्मोनी के साथ जिए, एक दूसरे को हम डिस्टर्ब ना करें, बल्कि एक दूसरे के पोषणकारी बने, पूरक बने। अगर दिल्ली में आज जंगल नहीं है तो हम अन्याय के साथ जी रहे हैं। बिल्कुल। और जंगल आदमियों से ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि नेचर में यही स्वरूप है, मानव जाति की यही व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को हम पहचान नहीं पाए और हमने मानवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ना है संविधान के जरिए। संविधान के व्याख्या भी मानवीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के पक्ष में होना जरूरी है, वो नहीं होती तो अन्याय होता है। बहुत बढ़िया रहा सर ने बहुत आसानी से काफ़ी चीज़ों के सोचने का जो हमारा नज़रिया है आज बदल दिया है। और वाकई जो सर ने कहा, जब आप उसका आकलन करेंगे तो वाकई आपको भी लगेगा कि चीज़ें जितनी कठिन बताई जाती हैं दरअसल वो उतनी ही सरल हैं वास्तविकता में। हाँ, लाइफ बहुत सिंपल है जी, कानून भी बहुत सिंपल है, संविधान भी बहुत सिंपल है जी। ये सिंपल तब है जब उसको हम अस्तित्व में, जो सहअस्तित्व का स्वरूप है उसके मुताबिक या उसको आधार बना के सोच, वरना चीजें मुश्किल होती रहती हैं और एक प्रश्न उठता है, फिर दूसरा तर्क उठता है, तीसरा तर्क उठता है और अंतहीन प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहती है जी। वहाँ टीचर भी उलझता है, जज भी उलझता है, वकील भी उलझता है, पूरा समाज उलझ जाता है जी।